शॉक असेसमेंट पार्ट 2 में हम एग्जामिनेशन देखते हैं। पार्ट 1 में हमने पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा, ओके, प्रेजेंट जो सारी हिस्ट्री होती है वो सारी हिस्ट्री हमने ली थी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखा था, पाल्पेशन देखा था, और अब एग्जामिनेशन देखते हैं पार्ट 2 में। हार्ट रेट पेशेंट का जब मैंने चेक किया तो 90 था, रेस्पिरेटरी रेट उनका 18 था, ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, डायग्नोस्टिक एंड सिस्टोलिक उनका 124 और ये सिस्टोलिक 70 था। टेम्परेचर जो था उनका नॉर्मल था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक था वो 70 है और डायस्टोलिक जो है वो 124 था। ओके, ये ऊपर नीचे हो गया है। तो इस तरह से आप ब्लड प्रेशर लिख सकते हो, चेक करना होता है प्रॉपर इससे। फिर टेम्परेचर भी चेक करके लिखना होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें ग्लासको कोमा स्केल लेना होता है। ओके, तो ये जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं एडमिट, उसमें आप कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए उसका ग्लासको कोमा स्केल लेते हो। जैसे आप देख रहे हो कि पेशेंट चल के आ रहा है ओपीडी में, तो आपको ये स्केल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसमें उनका बेस्ट रिस्पॉन्स 15 ही मिलता है, ठीक है। 15 टोटल स्कोर होता है ग्लासको कोमा का। उसमें कौन सा, ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है उसका। बेस्ट आई रिस्पॉन्स होता है, उसमें ये 4 लेने होते हैं। उसके बाद बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स में ये 5 लेने होते हैं और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में ये 6 लिखना होता है। उसमें से जो स्कोर होता है 4 में से देना होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से स्कोर दिया जाता है उनको और लिखा जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ हायर मेंटल फंक्शन, हायर मेंटल फंक्शन का एग्जामिनेशन करोगे कि उनका बिहेवियर कैसा है। तो इस पेशेंट का नॉर्मल था। कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट करोगे कि पेशेंट अलर्ट है, वो पहचान पा रहा है, नहीं पहचान पा रहा है, वो आप चेक करोगे। उसमें ओरिएंटेशन चेक करने के लिए आप टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मतलब उसके रिलेटिव्स को आप पूछ सकते हो कौन से प्लेस पे हो, क्या टाइम हो रहा है, ये सब। तो उससे पता चलेगा कि पेशेंट अलर्ट है और ओरिएंटेटेड है। ऑल टाइप ऑफ मेमोरी फंक्शन इज़ नॉर्मल, उस पेशेंट आपको मेमोरी जो है वो लेना होता है, मेमोरी टेस्ट करना होता है। उसके लिए इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, रिमोट मेमोरी, वर्बल मेमोरी, विजुअल मेमोरी, ये इतने टाइप की मेमोरी होती है, आप पूछ सकते हो उनको। ओके, पास्ट 2 साल पहले क्या हुआ था उनको अपने बारे में याद है या नहीं याद है। ओके, घर के मेंबर्स के बारे में पूछ सकते हो, या फिर उनका बर्थ डेट के बारे में, ये सब आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। उन्होंने कुछ देखा है, वो मूवी याद है या नहीं है। ओके, ये सब आप विजुअल मेमोरी इन सब में ले सकते हो। तो ये मेमोरी का हो गया। इंटेलिजेंस चेक करना होता है, तो पेशेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कोई उनको मैथमेटिकल क्वेश्चन देने का वो सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो देख सकते हो। उससे इंटेलिजेंस पता चलता है। स्पीच एंड लैंग्वेज उनकी कैसी है, अभी तो उनकी नॉर्मल थी, पहले जब हुआ था तब स्लर्ड स्पीच थी उनकी। अप्रेक्सिया में क्या होता है, पर्पसफुल मूवमेंट इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट, जो कोई ऐसे टास्क दिया उनको करने के लिए तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका मतलब क्या होता है, अप्रेक्सिया होता है। परसेप्शन, यूनिलेटरल बॉडी निग्लेक्ट, ये कॉमनली MCA मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है, उसमें ये मोस्ट कॉमनली ये वाला देखने को मिलता है कि जो बॉडी वो उनका लेफ़्ट साइड का था, वो क्या करते थे, निगलेक्ट करते थे, यूनिलेटरल बॉडी निगलेक्ट करते थे। उनको लगता था कि एक साइड तो मेरा है ही नहीं। जब वो वॉक करते थे तो वो एक साइड में कुछ भी रखा हो चेयर, उससे टकराई जाते थे, क्योंकि वो एक साइड का उनका यूनिलेटरल बॉडी निगलेक्ट करते थे। आई कांटेक्ट था, वो मेंटेन कर पाते थे। डिस्फेजिया, उनको डिफ़िकल्टी होती थी स्वॉलोइंग में, निगलने में डिफ़िकल्टी होती थी। उसके बाद मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन वाला स्केल होता है, वो भी आप ले सकते हो। देखो, इस तरह से टोटल इसमें मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है। इसमें आप ये वाला पूरा ये जो क्वेश्चन है ये आप पूछ के ले सकते हो, ठीक है। इतने क्वेश्चन पूछने होते हैं और उनसे ये एग्जामिनेशन कर सकते हो उनका मेंटल स्टेटस जानने के लिए। दूसरा है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करोगे आप, तो इसमें क्या होगा,
सारी क्रेनियल नर्व के लिए मैंने एक अलग से भी लेक्चर बनाया है जिसमें सभी क्रेनियल नर्व का डिटेल में असेसमेंट है, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व वो उनका नॉर्मल था, ऑप्टिक नर्व उसमें विजुअल अक्यूटी में प्रॉब्लम था। ठीक है, नॉर्मल वो डिस्टेंस वो रीड नहीं कर पाते थे। ठीक है, थर्ड फोर्थ सिक्स्थ नर्व जो थी उनकी नॉर्मल थी। एग्जामिनेशन ऑफ प्यूपिल ये सब आप एग्जामिन करोगे। दूसरा है ट्राइजेमिनल नर्व, इसमें भी सब इनका जो फंक्शन था वो नॉर्मली आया था। जनरल सेंसेशन उनका नॉर्मल था पेशेंट का। फिर टेस्ट सेंसेशन जो लिया था वो भी नॉर्मल था, रिफ्लेक्स भी नॉर्मल थे। फेशियल जो नर्व थी उसमें है ना, ये उनका माउथ ऑफ एंगल जो था एक और डेविएशन था। एंगल ऑफ माउथ जो था उनका डेविएट था। ओके, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली मसल का आएगा ये। एंगल ऑफ माउथ क्या होता था, डेविएशन हो जाता था जब उनको शो द टीथ कहते थे अपना टीथ देखने के लिए, तो वो एक और से उनका एंगल ऑफ माउथ डेविएट हो जाता था। और वो डेविएटेड राइट साइड होता था क्योंकि लेफ्ट साइड का क्या हो गया था, वीक हो चुका था। जनरल सेंसेशन टेस्ट का वो सब नॉर्मल था। कॉर्नियल रिफ्लेक्स ये सब भी नॉर्मल था। उनमें जो 8 वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व थी उसमें वीबर टेस्ट और रेनल टेस्ट था, वो दोनों ही पॉजिटिव आए थे क्योंकि उनको सुनने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता था और जो बैलेंस में भी इश्यू थे, तो वो सब क्या होगा 8 क्रेनियल नर्व उनकी पॉजिटिव थी। इसमें प्रॉब्लम था 8 क्रेनियल नर्व में। 9th ग्लोसोफेंजियल नर्व उनकी नॉर्मल थी। पैलेटल रिफ्लेक्स भी नॉर्मल था। 10th वेगस नर्व जो चेक किया उसमें भी नॉर्मल था। 11th में नॉर्मल था, पर जो ट्रेपेजियस मसल था वो अफेक्ट था, उसमें पावर रिड्यूस हो चुका था क्योंकि पैरालिसिस हुए थे मसल, जिसकी वजह से वो एलिवेट नहीं कर पाते थे और उनका शोल्डर जो था ड्रूपिंग था। ओके, एक साइड से वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रूप हो चुका था। 12th क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन में कोई मसल वास्टिंग या वो सब नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन पूरे टेस्ट किए थे, उसमें आप इस तरह से इसमें क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन टेस्ट भी करना होता है। कई पेशेंट को फेशियल पाल्सी देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, स्ट्रोक में एक साइड से उनका जो फेस होता है वो प्रॉपर जिस साइड पैरालिसिस हुआ है, मसल पैरालिसिस हो जाते हैं, उस साइड वर्क नहीं करता है। ठीक है, जिससे उनको डिफ़िकल्टी होती है स्वॉलोइंग में, वो सब आप लिख सकते हो। इसलिए क्रेनियल एग्जामिनेशन पे मैंने अलग से लेक्चर बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हो। असेस ऑफ मोटर सिस्टम, अब मोटर सिस्टम में असेस करना है तो लॉस ऑफ सिलेक्टिव मूवमेंट, प्रेजेंस ऑफ बेसिक लिम्ब सिनर्जी देखना होता है। उनके लेफ्ट साइड में अपर लिम्ब में फ्लेक्शन सिनर्जी था। ओके, उनका जो हैंड था वो फ्लेक्शन में रहता था। इस तरह से जैसे कि देखो ये पेशेंट है तो उसका जो हैंड था वो इस तरह से उनका फ्लेक्शन में ही रहता था। ठीक है, उनका हैंड जो था इस तरह से फ्लेक्शन में ही रहता था, तो फ्लेक्सर सिनर्जी थी। उसमें कैसा फ्लेक्सर सिनर्जी में होता है, इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया है, आप देख सकते हो। उसमें ये सारा स्कैपुलर रिट्रैक्शन में रहेगा, शोल्डर अडक्शन में, एक्सटर्नल रोटेशन में, एल्बो जो होता है वो फ्लेक्शन में रहेगा, फोरआर्म प्रोनेशन में, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्शन में रहेगा। इन लेफ्ट लोअर लिम्ब में क्या था, एक्सटेंसर सिनर्जी थी। ठीक है, तो हिप एक्सटेंशन एंड अबडक्शन में था, हिप एक्सटर्नल रोटेशन में, नी एक्सटेंशन एंड एंकल इवर्सन में था। प्रेजेंस ऑफ स्पास्टिसिटी इन लेफ्ट अपर लिम्ब मसल्स में स्पास्टिसिटी बहुत सीवियर प्रेजेंट थी उनकी। स्पास्टिसिटी कौन से मसल में है वो आपको लिखना होता है। शोल्डर अडक्टर्स, प्रोनेटर फ्लेक्सर्स, एल्बो फ्लेक्सर्स, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्सर्स, इन सब में स्पास्टिसिटी थी। और लोअर लिम्ब में हिप अडक्टर्स एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स, एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स, इस सब में स्पास्टिसिटी उनकी प्रेजेंट थी। तो आपको स्पास्टिसिटी भी चेक करना होता है। फिर रेंज ऑफ मोशन चेक किया था, सारे जो जितने भी जॉइंट्स है उसका आपको रेंज ऑफ मोशन चेक करना होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको इतना याद रखना है कि आप रेंज ऑफ मोशन चेक करते हो तो उसको 0 से लिखना होता है। ओके, 0 से नहीं लिखोगे डायरेक्ट। आपने मान लो कि 110 डिग्री आया
शोल्डर में, तो आप 110 डिग्री लिखोगे तो वो रॉन्ग गिना जाएगा। उसमें आपको 0 to 110 डिग्री इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन सब जॉइंट की ले लेनी है। उसके बाद एमएमटी इसमें पेशेंट का नहीं लिया था क्योंकि पेशेंट में इनवॉलेंट्री मूवमेंट थी। ओके, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो तो आप उसमें सिनर्जी पैटर्न प्रेजेंट हो, सीवियर स्पास्टिसिटी हो तो आप उसमें एमएमटी नहीं लोगे क्योंकि उसमें रॉन्ग रिजल्ट आएगा। अगर पेशेंट रिकवर हो गया है, नॉर्मल है, वॉलेंट्री मूवमेंट कर सकता है तो ही आप एमएमटी चेक करोगे। रिफ्लेक्सेस चेक करना होता है, जो जर्क, बाइसेप्स, ये सब उनका ब्रीस का आ रहा था क्योंकि सिवियर उनका स्ट्रोक था। ओके, स्पास्टिसिटी ज़्यादा थी और ये सब उनका ब्रीस का रिजल्ट आ रहा था। सिर्फ एंकल जर्क उनका नॉर्मल था और जो जर्क नॉर्मल था, बाकी सब उनका ठीक है ब्रीस का था। तो रिफ्लेक्स पे भी मैंने लेक्चर बनाया है किस तरह से चेक करना है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स आप देख सकते हो, इसमें कॉर्नियर रिफ्लेक्स, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल और उसमें बाबिन्स्की साइन पॉजिटिव था क्योंकि ये यूएमएन लीजन है और उसमें बाबिन्स्की साइन का पॉजिटिव आया था। ये सब आप सुपरफिशियल रिफ्लेक्स भी चेक करोगे। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स में चेडॉक्स साइन देखोगे, इसमें लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट में यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टॉप करोगे। ठीक है, तो उसमें क्या बाबिन्स्की लाई की रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दूसरा है ओपोनियम साइन, इसमें क्या होगा, जो टिबिया होता है उसमें स्ट्रोक करोगे ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वैसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बाबिन्स्की लाइक रिस्पॉन्स ही देखने को मिलता है फुट में। देखो, एंटीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया पे क्या करोगे आप, स्ट्रोक करोगे उससे, तो उससे उसकी लाइक बाबिन्स्की लाइक की सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फिर हॉफमैन रिफ्लेक्स था जिसमें बाबिन्स्की ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, इसे बाबिन्स्की कहते हैं। जैसे कि लोअर लिम्ब में था वैसे ही अपर एक्सट्रीमिटी में होता है। टेस्ट फॉर यूएमएन लीजन, फ्लिक मिडल फिंगर, वॉच फॉर रिफ्लेक्सिव फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ द थंब होगा। ठीक है, फ्लेक्शन होगा या तो एडक्शन होगा थंब का, तो उसका मतलब पॉजिटिव है टेस्ट। रोसोलिमो रिफ्लेक्स, इसमें क्या होगा, जो आप हैमर होता है उससे टैप करोगे, आगे जो था ये जो टो होता है उसके जस्ट नीचे ही आप टैप करोगे तो उसमें बाबिन्स्की लाई की रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दूसरा एक लेबरल रिफ्लेक्स भी आप चेक करोगे। इसमें क्या करना है, इस दो आईब्रो के बीच यहाँ पे टैप करोगे तो ब्लिंकिंग होगा आई का, तो ये भी उनका पॉजिटिव था। ये सारे पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स आपको चेक करने होते हैं। दूसरा है मसल टाइटनेस चेक करोगे, जो मसल टाइट होती है, इसमें काफ और हैमस्ट्रिंग उनका टाइट था। बाइसेप्स, फोरआर्म, काफ, हैमस्ट्रिंग एंड हिप अबडक्टर लेफ्ट साइड में, ये दोनों साइड आपको मसल टाइटनेस चेक करना होता है। रेंज ऑफ मोशन भी दोनों साइड चेक करना होता है। ओके, जो भी आप टेस्ट करते हो वो दोनों साइड करना होता है। पहले नॉर्मल साइड करते हैं, फिर अफेक्टेड साइड चेक करना होता है। सेंसरी एग्जामिनेशन में आप पेन, टच, टेम्परेचर ये सब चेक करोगे। दूसरा डिप सेंसेशन में प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन एंड काइनेस्थेसिया। कॉर्टिकल सेंसेशन में टैक्टाइल लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नोसिस, ग्राफेस्थेसिया, बेरोग्नोसिस, ये सब आपको चेक करना होता है। फिर डर्मेटोम्स आप चेक करोगे कि कौन से सेंसरी जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। उसके लिए सारे बॉडी चार्ट में जो डर्मेटोम्स होता है उससे आप सेंसेशन पूरा उनका चेक कर सकते हो। वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फॉर्क से आप जो जितने भी बॉनी प्रोमिनेंस होते हैं उस पर आप उनको रख के पूछोगे कि उनको वाइब्रेशन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो उनका जो था मेल्यूलस ऑफ द एंकल था, वहाँ पे उनको फील नहीं हो रहा था, बाकी सब पॉइंट पे उनको फील हुआ था। मसल गर्थ चेक करोगे। कई पेशेंट में लॉन्ग टर्म जो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म जो स्टॉक होता है उसकी वजह से क्या होता है, मसल वास्टिंग देखने को मिलता है, तो दोनों साइड आप मसल गर्थ चेक करोगे। दूसरा है LLD, लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लिए आप चेक कर सकते हो
पहले की स्क्वेयरिंग के लिए अम्बिलिकस टू ASIS चेक करोगे, फिर बोथ ASIS इज द सेम लेवल है कि नहीं वो चेक करना है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको पेल्विक स्क्वेयरिंग कहते हैं। फिर अपेरेंट LLD चेक करोगे, जिसमें अम्बिलिकस टू मीडियल मेल्यूलस आता है, उसे अपेरेंट कहते हैं। और ट्रू LLD में ASIS टू मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। ये अम्बिलिकस से मीडियल मेल्यूलस रहेगा अपेरेंट, और ट्रू LLD किसे कहते हैं, जो ASIS से मीडियल मेल्यूलस होगा उसे ट्रू LLD कहेंगे। वो चेक करना है आपको। फिर कोऑर्डिनेशन बैलेंस के लिए ये सारे टेस्ट कर सकते हो। इक्विलिब्रियम टेस्ट होता है, फिर नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसका जो रिजल्ट आए 4 में से आपको लिखना होता है, ठीक है। ये नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट है, ये फिंगर टू नोज ये सब आप ले सकते हो नॉन इक्विलिब्रियम में, ओके। ये देख सकते हो, उसका 4 में से जो भी होता है वो रिजल्ट देना होता है, ठीक है। ये रहा डायाग्राम, इस तरह से चेक किया जाता है, फिंगर टू फिंगर, फिंगर टू नोज, फिंगर टू फिस्ट फिंगर, ओके। सुपिनेशन, प्रोनेशन, अल्टर, ये सब उनको कहा जाता है। रोम्बर टेस्ट बैलेंस के लिए होता है, जिसमें पेशेंट को स्टैंड करना है और आइस क्लोज के साथ खड़ा करना है, नैरो बेस ऑफ सपोर्ट। तो उसमें क्या स्वेइंग देखने को मिलेगा, तो उसमें पॉजिटिव टेस्ट आता है, ओके। तो इस पेशेंट में भी पॉजिटिव टेस्ट था जब मैंने लिया। रिबाउंड फिनोमेना चेक करना होता है, आप रेजिस्टेंस दोगे और उसको एल्बो फ्लेक्स करने के लिए कहोगे और सडन रेजिस्टेंस रिमूव करेगा तो उसका स्ट्राइक होगा फेस पे। तो रिबाउंड फिनोमेना भी चेक करना होता है। फुट टैपिंग टेस्ट, फ्लोर पे टैपिंग करने के लिए कहना होता है। ये सब नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट में ही आएगा। फिर टाइम अप एंड गो टेस्ट देखना होता है पेशेंट में। पेशेंट टेक्स ग्रेटर देन 12 सेकेंड टू कंप्लीट द टाइम अप एंड गो टेस्ट इज एट रिस्क फॉर फॉलिंग। अगर ग्रेटर देन 12 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लगता है पेशेंट को, तो उसका मतलब है उसको रिस्क ज़्यादा है फॉलिंग का। अगर पेशेंट टेक्स 20, उन्होंने जो मैंने चेक किया उन्होंने 26 सेकेंड में कंप्लीट किया था, तो उनको भी रिस्क ऑफ फॉलिंग के चांसेस ज़्यादा थे। फंक्शनल रेज टेस्ट करोगे, इसका डायग्राम हम देखते हैं। देखो पहले देख लेते हैं। फंक्शनल रेज टेस्ट में स्टार्टिंग पॉइंट एक दीवार होता है, उसमें आप उनको एक ही पॉइंट पे खड़ा रहने को कहते हैं और जो हैंड होता है उसको आगे की ओर ले जाया जाता है। उसमें फंक्शनल रेज टेस्ट में मल्टी डायरेक्शनल रीच टेस्ट आएगा, मल्टी डायरेक्शनल रीच टेस्ट। उसमें फॉरवर्ड रीच टेस्ट, बैकवर्ड रीच टेस्ट एंड लेटर रीच टेस्ट होता है। देखो इस तरह से, जैसे कि ये टाइम ऑफ गो टेस्ट है, जिसमें 3 मीटर का पाथवे होता है, ओके। 3 मीटर, यहाँ पेशेंट कुर्सी पे बैठा है, यहाँ से उसको चलने के लिए कहेंगे, ठीक है। ये कुर्सी पे बैठे होते हैं, फिर टाइम स्टार्ट करेंगे, पेशेंट यहाँ से चलेगा और वो फटाफट चल के आके फिर यहाँ पे बैठ जाता है। उसमें उसने कितने मिनट लिया वो देखना होता है। अगर ग्रेटर है 12 सेकेंड से ज़्यादा मिनट लेता है, उसका मतलब रिस्क उसको ज़्यादा है फॉल के। देखो फंक्शनल रेज टेस्ट ऐसे होता है, इसमें पेशेंट को एक जगह पे खड़ा करते हैं और वो कितनी फॉरवर्ड जा सकता है, ओके। देखो यहाँ पे खड़ा है, वो कितनी फॉरवर्ड गया है वो आपको मेजर करना होता है डिस्टेंस। तो इस तरह से फंक्शनल रेज टेस्ट कहते हैं। इसमें फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी करना होता है और साइड से भी आपको स्टैंड होके ये टेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद है वर्क बैलेंस स्केल ले सकते हो आप, ओके। टोटल इसमें जो देखो यहाँ पे देख सकते हो 4 पॉइंट दिया जाता है हर एक का, और हाईएस्ट स्कोर इसमें 56 होते हैं। 56 हायर स्कोर है। इसमें 41 से 56 जो है लो फॉल रिस्क के हैं। 21 से 40 जो होता है मीडियम फॉल रिस्क होता है, और हायर में अगर 20 ही स्कोर आए हैं 0 से 20 तो हाई रिस्क होता है फॉल के। तो ये आप टेस्ट करके उसका मेजर कर सकते हो वर्क बैलेंस स्केल लेके। देखो मैंने यहाँ पे लिया था, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ओके। और टोटल जो स्कोर होता है 56, हर एक के 4 स्कोर होते हैं। उस तरह से आप ये उनको परफॉर्म करके स्केल ले सकते हो, ठीक है। इस पेशेंट का जो था 35 स्कोर आया था,
और इसमें मीडियम रिस्क था फॉल के। बॉयल एंड ब्लैडर एग्जामिनेशन में उनका जो इसमें पूछना था कि वो जो वॉशरूम उनका था वो अच्छे से कर पाते या नहीं कर पाते, उसमें जो फंक्शन था उनका नॉर्मल था, वो उनको पता भी चलता था और वो जा भी पाते थे। उसके बाद गेट एग्जामिनेशन, गेट में आप सब देखोगे मोड ऑफ एम्बुलेंस उनका डिपेंडेंट था, क्वाड्रिपॉड स्टिक यूज़ करते थे। क्वाड्रिपॉड जो स्टिक है उसका भी आप मेजरमेंट लोगे, रेस्ट टू फ्लोर उसका मेजरमेंट होता है। टाइप ऑफ गेट इनका सर्कमडक्शन और हेमीफ्लेजिक टाइप का गेट था। गेट एग्जामिनेशन में आप ये स्टेप लेंथ लोगे, ठीक है, स्ट्राइट लेंथ लोगे, विथ लेंथ लोगे, टू आउटर ऑफ एंगल जो होता है वो लोगे, कैडेंस लोगे कि वो 1 मिनट में कितने स्टेप लेते हैं वो आपको काउंट करके लिखना होता है, ठीक है। देखो ये स्टेप लेंथ हो गया, 1 फुट पहले राइट लेग लिया, उसके बाद लेफ्ट लेग रखा तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो स्टेप लेंथ। और दूसरा होता है स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ में जैसे कि ये लेफ़्ट रखा पहले, ठीक है, उसके बाद दूसरा लेफ़्ट रखा तो हील से हील तक के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस होगा उसे स्ट्राइड लेंथ कहेंगे, ओके। और सेम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा उसको स्ट्राइड लेंथ राइट का कहेंगे, और ये स्ट्राइड लेंथ लेफ्ट का हुआ। उसके बाद ये इस तरह से आप दोनों बीच का विथ लिख सकते हो, स्टेप विथ कितना बीच रहता है वो स्टेप विथ लिख सकते हो। तो ये टोटल आप इस तरह से उसका लेना होता है। इनसफिशिएंट पेल्विक रोटेशन था उनका ड्यूरिंग स्विंग फेज में। ड्यूरिंग ये सब आप जो ऑब्जर्वेशन में लिखा है वो सब आप इसमें भी लिखोगे एग्जामिन करके कि उनका कैसा वो जो लेते स्टेप वो कैसा रहता है और बॉडी पोस्चर कैसा रहता है वो लिखना होता है। एबनॉर्मल एंड लार्ज स्टेप लेंथ था उनका। उसके बाद देखो ये टेस्ट करना होता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट में आप कौन सा ले सकते हो, 6 मिनट वॉक टेस्ट करना होता है, ओके। उसमें देखो इसमें 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है उसमें ये पूरा जो है 30 मीटर्स का पाथवे होता है और उसमें पेशेंट को 6 मिनट तक वॉक करना होता है। अगर वो थक जाते हैं तो उसमें लिखना भी होता है कितने वो पूरा 6 मिनट वॉक टेस्ट पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कितना रेस्ट टाइम लेते हैं, वो सब आपको इसमें नोट डाउन करना होता है, ठीक है। उसके बाद था बॉर्ग रेटिंग और परसिव्ड एक्सरसाइज एक्सर्शन स्केल, ओके। बॉर्ग स्केल जो था उसमें पेशेंट का फटीग कितना जल्दी हो जाते हैं वो पता चलता है, ठीक है। तो इसमें रियली हार्ड वो 6 मिनट वॉक टेस्ट पे उन्होंने कंप्लीट किया था और अच्छे से चल भी पाए थे। फिर एडीएल असेसमेंट में आप फिल्म स्केल ले सकते हो, बार्थल इंडेक्स स्केल ले सकते हो, कार्टेज इंडेक्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटी इन डेली लिविंग, ये वाले स्केल भी आप ले सकते हो। एडीएल असेसमेंट, एडीएल एक्टिविटी असेसमेंट के लिए ये सारे स्केल ले सकते हो, ठीक है। ये है, आप एक बार रीड कर लेना। टोटल इसमें 126 स्कोर होता है, उसमें से कितना मिला वो लिखना होता है। इसमें 91 में से कितना है, 35 में से कितना आया वो आप टोटल इनका 126 होता है और इस तरह से आप काउंट करके लिख सकते हो, ठीक है। ये बार्थल इंडेक्स स्केल हो गया, इसमें भी आप इस तरह से ये पूछ के लिख सकते हो। कार्टेज इंडेक्स ये भी स्केल है, ये भी आप ले सकते हो। स्टैटिक सीटिंग बैलेंस के लिए, डायनेमिक सीटिंग बैलेंस के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये स्केल ले सकते हो। टंग इम्पेयरमेंट स्केल जो स्केल होता है वो अपर एक्सट्रीमिटी फंक्शन इंडेक्स स्केल, लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शन स्केल, ये सारे स्केल भी आप यूज़ कर सकते हो इस पेशेंट में, ठीक है। ये मैंने लिया है। दूसरा होता है एक मैन फुगल मेयर स्केल होता है जो स्ट्रोक के पेशेंट के लिए लिया जाता है, इसमें सब आ जाता है,
ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी में रिफ्लेक्स चेक करोगे, ये जो वॉलेशनल मूवमेंट होता है, सिनर्जी पैटर्न, वो सब आप यूज़ इसमें लिखना होता है, चेक करना होता है। ठीक है। ये फुगलमेयर स्केल हो गया। इसमें हैंड के लिए ये सारे आएंगे, ग्रिप होते हैं वो सब। रिस्ट के लिए लिखना होता है, सारे जॉइंट आ जाते हैं इसमें। कोऑर्डिनेशन के लिए भी लेना होता है। ठीक है। सेंसेशन, पैसिव जॉइंट मोशन, इसमें अपर एक्सट्रीमिटी, रिस्ट, हैंड, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड, और टोटल ये मोटर फंक्शन आ गए। उसके बाद नीचे सेंसेशन, पैसिव जॉइंट मोशन, जॉइंट पेन, इस तरह से पूरा इसका स्कोर फुगलमेयर स्केल का लिखा जाता है। ओके, ये सारे मैंने स्केल लिए थे। फिर उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटी का लेने के बाद लोअर एक्सट्रीमिटी में भी सेम वैसा ही होता है। कोऑर्डिनेशन, स्पीड, सेंसेशन, पैसिव जॉइंट मोशन एंड जॉइंट पेन, लोअर एक्सट्रीमिटी में भी ये चेक किया जाता है। तो देखो टोटल आप ये स्केल ले सकते हो। ग्लासकोमा स्केल, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्केल, वर्क बैलेंस स्केल, फिल्म स्केल, बार्थल इंडेक्स स्केल, कार्ज इंडेक्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन डेली लिविंग लाइफ, ट्रंक इम्पेयरमेंट स्केल, फॉरवर्ड टेस्ट, टाइम अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट, बॉर्ग स्केल, अपर एक्सट्रीमिटी फंक्शन इंडेक्स स्केल, लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शन स्केल, फुगलमेयर स्केल। तो इन सारों में से आपको जितना लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में MRI ऑफ ब्रेन एंड एंजियोग्राफी करवाया जाता है। तो देखो ये उनकी MRI रिपोर्ट थी। ओके, जिसमें मल्टीपल वेरिंग एक्यूट इंफार्क्ट था उनके राइट फ्रंटोपराइटो ऑक्सीपिटल लोब में। ओके, और राइट फ्रंटोपराइटो ऑक्सीपिटल लोब में उसमें ग्लियोटिक चेंजेस देखने को मिला था, और स्मॉल वेसल्स इस्चेमिक चेंजेस था। सेरेब्रल और सेरेबेलर में एट्रोफी चेंजेस देखने को मिला था। तो ये उनका इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज भी था, नहीं था। ओके, नो एविडेंस लिखा है कि इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, उसमें नो एविडेंस यानी नहीं था। तो ये सारे उसके इम्प्रेशन हैं MRI ब्रेन के। तो ये सब आप उसमें लिख सकते हो, उनकी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो इनका फाइनली डायग्नोसिस था कि लेफ्ट हेमीफ्लेजिया है इनको, और प्रोविजनल डायग्नोसिस मतलब हमारा जो डायग्नोसिस था वो लेफ्ट हेमीफ्लेजिया कहेंगे, और जो डॉक्टर का डायग्नोसिस होता है रिपोर्ट से पता चलता है तो वो राइट स्ट्रोक एंड हाइपरटेंशन था, जिसे प्रोविजनल डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, राइट स्ट्रोक था इसलिए वो इसमें जो क्रॉस होता है इसलिए लेफ्ट हेमीफ्लेजिया इसको देखने को मिला। मैं दूसरा ICIDS2 स्केल लेते हैं, जिसमें फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, ये सारे बॉडी फंक्शन है, स्ट्रक्चर, बॉडी लेवल, ये सब आप देख सकते हो स्केल में। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर में एनवायरमेंटल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर आएगा। देखो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर में देखो, ब्रेन, आर्टरीज ऑफ ब्रेन ये प्राइमरी हो गया, और जॉइंट ऑर्गन एंड मसल्स ये सेकेंडरी हो गया। इसमें जो भी अफेक्ट है वो आप लिख सकते हो। बॉडी फंक्शन फिजियोलॉजिकल में रिलेटेड टू ब्रेन एंड आर्टरी ऑल फंक्शन, सेकेंडरी में स्ट्रक्चर सच रेंज ऑफ मोशन, पेन एंड एक्स्ट्रा, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल दोनों ही लिखना होता है फिजियोलॉजिकल में। तो ये सारे इसमें जो भी अफेक्टेड था वो आप इसमें लिख सकते हो। देखो इस तरह से। ओके, जो भी सिम्टम्स आपको दिखे वो सब आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो डिवाइड करके। दूसरा एक्टिविटीज़ में आप लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज वाला लिख सकते हो। सेल्फ केयर कैसे करता है पेशेंट वो लिख सकते हो। कम्युनिकेशन का लिख सकते हो। मोबिलिटी क्या है वो लिख सकते हो। डोमेस्टिक लाइफ कैसी है वो लिखना है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ओके, दूसरा है कंटेक्सचुअल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में जो उनके होम से रिलेटेड है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, फैसिलिटेटर यानी जो फैसिलिटेट करता है वो बैरियर जो उनको डिफ़िकल्टी होती है, बैरियर होते हैं। फैसिलिटेट में जो हेल्प करता है वो आप लिख सकते हो। सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स में घर में कौन हेल्प करता है वो।
उसके बाद लास्ट में आप जितनी भी प्रॉब्लम लिस्ट हैं वो आप इस तरह से प्रॉब्लम लिस्ट बना सकते हो। गेट एबनॉर्मलिटीज, इम्बैलेंस, इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन, टोनल एबनॉर्मलिटीज, मसल वीकनेस, सिनर्जिस्टिक पैटर्न, टाइटनेस, ये सब आएगा। इंक्रीज स्टिफनेस ऑफ मसल्स, डिफिकल्टी विथ swallowing, पोस्चर एबनॉर्मलिटीज, फंक्शनल डिसेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है, मैंने ये सारे असेसमेंट के लिए ये सारी बुक का यूज़ किया था असेसमेंट बनाने के लिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा असेसमेंट कंप्लीट होता है। आप इस तरह से डिटेल में जितना स्केल आपके पास जितना टाइम हो उतनी जल्दी जल्दी सब ये पूछ के स्केल ये सब लेना होता है। ओके, तो ये क्लियर होता है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।